हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान भवर में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है 5S। तो 5S क्या है, हम उसको इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इस सिस्टम 5S को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 5S होता क्या है। देखिए 5S जो है ये 5 जैपनीज वर्ड से मिलकर के बना हुआ एक सिस्टम है जो कि आपके वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो ये 5 जापानीज वर्ड्स क्या है, हम उनको समझेंगे। उनका हिंदी और इंग्लिश में क्या मतलब होता है उसको भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले है सिरी, हिंदी में जिसको छाटना और इंग्लिश में जिसको शॉर्टिंग कहते हैं। दूसरा है सितौन, सुव्यवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको सेट इन ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद तीसरा है सीसो, इसको हिंदी में साफ सफाई या स्वच्छता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको शाइन कहते हैं। उसके बाद है सिकेत्सु, जिसको मानकीकरण कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ है शिस्तु, जिसको हिंदी में अनुशासन और इंग्लिश में सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो इनको एक एक करके हम समझें। उससे पहले जानते हैं कि 5S की शुरुआत कैसे हुई। देखिए 5S की शुरुआत जो हुई थी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में हुई थी 1950s में। टोयोटा एक नई मेथोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम था जस्ट इन टाइम। और जस्ट इन टाइम क्या था, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्शन मॉड्यूल था जिसके अंदर आप तभी प्रोडक्शन करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है और उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। इससे आपका क्या है कि वेस्टेज कम हो जाता है, इन्वेंट्री आपको कम मेंटेन करके रखनी पड़ती है, स्क्रैप आपका कम हो जाता है और आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि जो टोयोटा का मार्केट शेयर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया। और नॉट ओनली इन जापान बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी और जैसे कि अमेरिका में जो उस टाइम पर बहुत बड़े प्लेयर्स थे, जनरल मोटर्स जैसे, फोर्ड जैसे, उनको भी टोयोटा काफ़ी अच्छा कंपटीशन देने लगा। जिसके बाद उन लोगों को भी इस मेथड को यानी 5S को अपने प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो अब जानते हैं फर्स्ट S के बारे में, जो कि शॉर्टिंग यानी छाटना। तो देखिए शॉर्टिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका वर्क प्लेस है तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स टूल्स होते हैं, कुछ पुराने पार्ट्स पड़े होते हैं, कुछ की आपको ज़रूरत होती है और कुछ की आपको ज़रूरत नहीं होती, वो वेस्ट आपके पास होते हैं, या तो ऑब्सोल्यूट आइटम्स होते हैं या वो घिस चुके हैं, खराब हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन होती है। तो आपके पास आपके वर्क प्लेस में या आपकी जो वर्कशॉप है उसके अंदर जो भी आपके पास टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स हैं, उनको आपको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना होता है। पहला होता है जिनकी ज़रूरत है, व्हाट इज़ नीडेड, और दूसरी कैटेगरी होती है व्हाट इज़ नॉट नीडेड। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है यानी जो कि नीडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर आप फर्दर डिवाइड करते हैं कि भैया उनकी ज़रूरत इसी जगह पर है जहाँ पर वो रखे हुए हैं या उनकी ज़रूरत किसी और जगह पर है, ये आपको डिफाइन करना होगा। और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो नॉट नीडेड है, उनको क्या है कि हम रेड टैग लगा करके दूसरी लोकेशन के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो एक रेड टैग होता है, बेसिकली रेड टैग लगा करके हम उनको क्या करते हैं, एक एरिया डिफाइन कर देते हैं जिसको हम रेड टैग एरिया कहते हैं, जहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, अननेसेसरी आइटम्स हैं, जो ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर अभी डिसीजन लेना है कि उनकी ज़रूरत है या नहीं है या वो रिपेयर के लिए जाने हैं, ऐसी चीज़ों को हम रेड टैग एरिया के अंदर रखते हैं। और जो नीडेड आइटम्स हैं उनको हम देखते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंटली वो हमको चाहिए, कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम बार बार उसको यूज़ करते हैं, हमें कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद उनकी ज़रूरत पड़ती है, या ऐसा है कि हम कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते में उनको यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर भी हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। और जो नॉट नीडेड आइटम है, मतलब कि जो आइटम्स हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, नीडेड है बट यहाँ पर नहीं चाहिए, वो आइटम्स को हम क्या करते हैं, उसका सही जो एरिया है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है हम उस जगह पर उसको प्लेस करते हैं। तो जानते हैं सेकंड S क्या है। तो देखिए शॉर्टिंग में हमें उन आइटम्स को ढूंढना होता है, या तो जिनको हम यूज़ ही नहीं कर सकते, उस कंडीशन में नहीं है जिनको हम यूज़ कर सके, या फिर ऐसे आइटम जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनको हम अभी यूज़ नहीं करना चाहते। तो ऐसे आइटम्स को हम रेड टैग के साथ अटैच करके और रेड टैग एरिया में रख देते हैं। तो बेसिकली ये रेड टैग का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, सेक्शन एरिया है, नेम ऑफ द आइटम है, उसकी क्वांटिटी है, फिर आप देखेंगे कि रीजंस में दे रखे हैं, काफ़ी सारे रीजंस है, ऑब्सोल्यूट है, अननेसेसरी, डिफेक्टिव, मिक्सअप, स्क्रैप, अनआइडेंटिफाई, नॉट इन प्लेस, अदर्स। एंड फिर उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है आपको, ये भी डिफाइन करना होता है कि आप इसको मूव टू स्क्रैप करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, इसको प्रॉपरली लोकेट करना चाहते हैं, ये आपका जो सप्लायर है उसको रिटर्न जाएगा, सेग्रीगेट करना चाहते हैं, या अदर कोई एक्शन इसके ऊपर लेना है, तो वो आपको डिफाइन करना होता है। टारगेट डेट ऑफ डिस्पोजिशन, रिमार्क। चलिए बात करते हैं सेकंड S की, जो कि है सेट इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्था। तो देखिए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो हर चीज़ का एक लोकेशन होना चाहिए और वो आइटम उस लोकेशन के ऊपर ही होना चाहिए। तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जो हमारे नीडेड आइटम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी के बिहाफ पे कि कितनी फ्रिक्वेंटली हमको चाहिए। तो जो फ्रिक्वेंटली चाहिए उसको हम कहते हैं हॉट ऑब्जेक्ट्स,
जो आइटम्स हमको एटलीस्ट दिन में एक बार ही चाहिए या जो हमको वीक में एटलीस्ट एक बार ही चाहिए। दूसरे हैं जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स है जो हमें मंथली चाहिए या रेयरली हमको चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है शेल्फ का, आप देखेंगे जिसके ऊपर काफ़ी सारे टूल्स रखे हुए हैं। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इस तरीके से प्लेस करते हैं कि इजीली वहाँ पर हम पहुँच सके, हमारे जो विजन के सामने वो ऑपरेटर की हाइट के हिसाब से ऐसी जगह पे जहाँ से उनको उठाने में उनको कम समय लगे, इजीली वो उसको वहाँ से पिक कर सके विद लेस बॉडी मूवमेंट। तो जो मोशन है बॉडी का वो कम हो और इजीली उन चीज़ों को वहाँ से उठा सके। और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको दूसरी जगह पे रखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे इस शेल्फ के ऊपर बहुत सारे आइटम्स हैं, तो आप इसमें जो है टैगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऑपरेटर ए है जिसको एक हैमर की ज़रूरत पड़ी, तो ऑपरेटर ए क्या करेगा, उस हैमर को ले जाएगा और उसकी जगह पे अपना टैग प्लेस कर देगा। तो इसके बाद मीनवाइल किसी दूसरे ऑपरेटर को, यानी ऑपरेटर बी या ऑपरेटर सी को सेम टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आकर के देखेगा कि वहाँ पे वो टूल नहीं है, बट वहाँ पे ऑपरेटर ए का जो टैग वहाँ पर है, ऑपरेटर ए का टैग वहाँ पे लगा हुआ है। तो इससे उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो टूल है वो ऑपरेटर ए के पास मिलेगा, इसलिए उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेटिंग ऑर्डर को कैसे किया जाता है उसको लेकर के कुछ टिप्स है, ये उनको भी जानते हैं कि करके। तो देखिए, सबसे पहले है कि आपके पास जितने भी आइटम्स हैं उनके लिए आप बेस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आप उनको रख सकते हैं। दूसरा है कि आप उनके लिए टेम्परेरी या परमानेंट लोकेशंस जो है आइडेंटिफाई करें। जिनके लिए परमानेंट कर सकते हैं उनके लिए परमानेंट लोकेशंस आप ढूंढें, और जिनके लिए परमानेंट नहीं हो सकते उनके लिए आप टेम्परेरी लोकेशन ढूंढें बाद में, जिनको आप परमानेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी मटेरियल की लोकेशन नहीं है तो जहाँ पर भी वो रखा हुआ है आपके फ्लोर पे वही उसकी लोकेशन बन जाती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि इसको कहाँ रखना है, इसलिए जिस जगह पे भी रखा है वो उसकी लोकेशन बन जाती है। तो ऐसे ही बीच में अगर कोई सामान पड़ा हुआ है उसको कोई उठा के साइड में नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी कोई लोकेशन निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर आप लोकेशन डिफाइन कर देते हैं तो जो आइटम आउट ऑफ लोकेशन है उसको अपनी लोकेशन पे दोबारा से रखा जा सकता है। इसके अलावा आप जो आपका मटेरियल है उसकी स्टैकिंग को लेकर के हाइट डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो वेट है उसको लेकर के आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री की आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम इतनी होगी, मिनिमम इन्वेंट्री इतनी होगी, इसको भी आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है हिंट मिल जाता है कि कब आपकी इन्वेंट्री फुल हो गई है, जहाँ पे आपको और इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ पर आपको जो इन्वेंट्री को दोबारा से आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत है। ये आपको दोनों चीज़ें वहाँ पे आसानी से पता लग जाती है। और जो आखिरी है वो है फोकस ऑन सेफ्टी। तो इन चीज़ों को करके जो आप अपनी सेफ्टी है उसको भी इंश्योर कर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड एस के बारे में, जो कि शाइन यानी चमकाना। तो देखिए, जब आप अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, तो वहाँ पे होने वाली छोटी से छोटी एबनॉर्मलिटी है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि एबनॉर्मल वाइब्रेशन है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीकेजेस, अगर आपकी मशीन में से ऑयल लीकेज हो रहा है या किसी तरीके का लुब्रिकेंट लीक हो रहा है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई डैमेज है, ब्रेकेज है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसअलाइनमेंट है तो उसकी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मशीन्स में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप प्रिवेंटिवली इनको करेक्ट कर लेते हैं तो उससे क्या है कि आपकी मशीन का जो ब्रेक डाउन है वो होने से बच जाता है। अदरवाइज जो आपकी मशीन है वो ब्रेक डाउन में चली जाती है, जिससे कंपनी का और प्रोडक्शन का लॉस होता है। आइए समझते हैं कि क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, यानी साफ़ सफाई करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अंदर एक रिसर्च हुई जिसमें कीबोर्ड के अंदर उन्होंने पाया कि 3295 जम्स पर स्क्वायर इंच होते हैं, वर्सेस जो आपकी एक टॉयलेट सीट आप घर में यूज़ करते हैं टॉयलेट में, उसमें 49 जम्स पर स्क्वायर इंच होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है। इसलिए हर चीज़ को आप इनसाइड आउट क्लीन करें। जो कंटेमिनेशन के सोर्सेस हैं उनको आप प्रिवेंट करें। सोचें कि आप अपने एरिया को किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, बेस्ट हाइजीन कंडीशंस आप कैसे बना सकते हैं। इसको आप अपना रेगुलर जो एक एक्टिविटी बना ले, इसको अपने डेली जो आपका एक प्रोसेस होता है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर ले, और इसको आप अपने इंस्पेक्शन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑडिट होता है तो उसमें आप 5S को भी ऐड कर सकते हैं। 5S ऑडिट भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर होते हैं, तो उसको भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जो अपने फिलहाल पिछले 3S को हमने डिस्कस करा था, जैसे कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन, इन तीनों को करने का जो आपका प्रोसेस होगा, स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, उन सभी को डिफाइन करना होता है 4S के अंदर, यानी कि मानकीकरण, उनका एक मानक बनाना। तो जैसे कि अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूँ, उसका एक एग्जांपल है कि डिफाइन रेड टैग प्रोसीजर एंड एरिया। तो आपका जो रेड टैग का प्रोसेस है उसको कैसे करना है, आपको वो डिफाइन करना है। वो जो आपका एरिया होगा रेड टैग का वो कहाँ पर होगा आपको वो डिफाइन करना है।
तो ये दोनों चीज़ें आप शॉर्टिंग के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा सेट इन ऑर्डर में आपको क्या है कि डिफाइन लोकेशन, नंबर्स एंड पोजीशंस ऑफ ऑल आइटम्स, स्टैंडर्डाइज कलर, शेप, सिंबल एक्सेट्रा, मेक टेम्परेरी एंड परमानेंट लाइंस, साइंस एंड लेबल्स। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं सेट इन ऑर्डर के अंदर कि भैया जो भी आपके पास पार्ट्स हैं उनको आप नंबरिंग दे सकते हैं, उनकी लोकेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस की किस हाइट पे रहेंगे वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कलर कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं, शेप्स को आप यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जिन आइटम्स के लिए आप परमानेंट लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं आप वो कीजिए, और जिनके लिए नहीं कर सकते उनके लिए आप टेम्परेरी लोकेशन डिफाइन करें। और इसके बाद बात करते हैं शाइन की। तो शाइन के अंदर क्या है कि आपका जो क्लीनिंग का प्रोसेस रहेगा, उसका शेड्यूल रहेगा, उसका जो ऑडिट का प्रोसेस रहेगा, इस चीज़ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं 4th के अंदर। तो इसमें क्या क्या डिफाइन करना होता है आपको कि भैया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या एक्शन हमें लेने की ज़रूरत है कि जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है, वर्कशॉप है, उसको हम आइडियल बना सकें। उन एक्शंस को कब कब लेने की ज़रूरत पड़ेगी इसको आपको डिफाइन करना होगा। प्रोसीजर्स क्या रहेंगे उनको आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस आपको प्रोसीजर्स फॉलो करना है उनको आप ड्राफ्ट करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल है छोटा सा, यहाँ पे एक बुक शेल्फ आप देख रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो इसमें से अगर आप एक बुक निकालते हैं उसको कुछ समय बाद वापस रखना चाहते हैं तो आपको जो सही लोकेशन है उसका कभी अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि वो कहाँ से आपने ली थी, और इसमें आपको उस बुक को ढूंढने में या उस फाइल को ढूंढने में भी काफ़ी समय लगेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड है जिसको वी शेप मार्किंग कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि फाइल्स के ऊपर एक वी शेप की मार्किंग की गई है डिफरेंट कलर के साथ। यहाँ से अगर आप कोई फाइल निकालते हैं और उसको फिर आप दोबारा रखना चाहते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फाइल कौन सी लोकेशन की है, उसको कहाँ पे वापस प्लेस करना है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टैंडर्डाइजेशन का। आइए अब बात करते हैं 5th की, जो कि सस्टेन यानी अनुशासन, डू राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। तो देखिए आपको क्या है कि अपनी आदत को ऐसे बनाना होता है कि आपको जो काम दिया जाता है उसको बिना बोले आप करते रहें। तो इसमें सबसे जरूरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन, और इसके लिए है कि आप अपने अंदर और अपनी जो कलीग्स हैं, जो आपके साथी हैं, उनके अंदर आप अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, उन चीज़ों को बार बार दोहराने की जो कि आपके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। और इसके लिए आप विजुअल कंट्रोल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सस्टेन का मतलब होता है कि आपने जो पहले 4S के प्रोसीजर्स डिफाइन करे हैं उनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। देखिए साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसको कम से कम 7 बार ही देखना पड़ता है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए। और अगर किसी आदत को आपको अपने अंदर डेवलप करना है तो उस चीज़ को आपको कम से कम 21 बार ही दोहराना पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला कि आप जो 5S है उसको अपने ऑडिट का एक पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप देख रहे हैं कि 5S वीकली ऑडिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग एरियाज हैं, जैसे एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। तो इस ग्राफ को जब आप देखेंगे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जो सी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती जा रही है। तो आपको इससे हिंट मिल जाएगा कि इस एरिया के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। देखिए 5S को परफॉर्म करने के लिए आप अपनी एक चेक शीट ड्रॉ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि उसमें क्या क्या एरियाज़ हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो उसमें आप हाइजीन को लेकर के या आपकी जो शॉर्टिंग है, सेट इन ऑर्डर है, शाइन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सस्टेन है, इसको लेकर के अगर आपको कोई प्रोसेस डिफाइन करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करना है, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। और फिर इस ऑडिट को आप रेगुलर इंटरवल पे परफॉर्म करें। इसमें फिर जो आपको गैप्स मिलते हैं, ये सारे गैप्स उन कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि जो एरिया सी था उसके अंदर जो उसका ग्राफ है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो उसमें जो गैप्स आपको मिले हैं वो आप डिपार्टमेंट सी के साथ शेयर करें ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके। और जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको आप अनाउंस करें, आपको उसको मेल के थ्रू या जो आपका इंफॉर्मेशन बोर्ड रहता है उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हेल्दी कंपटीशन डिपार्टमेंट्स के बीच में डेवलप होता है और जो ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में भी डेवलप होता है। तो वो क्या है कि उसमें अगर परफॉर्म करते हैं अच्छा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि 5S से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए क्या क्या इससे रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि वेस्टेज, डाउन टाइम, डिफेक्ट, चेंज ओवर टाइम, डिले एंड क्वेश्चंस। तो वो सारे क्वेश्चंस कम हो जाते हैं जब आपको सब कुछ विजुअली दिखने लग जाता है। तो इससे ये सारी चीज़ें कम हो जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूव्स क्या क्या होते हैं 5S से, आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए सेफ्टी बढ़ जाती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, विजुअल कंट्रोल्स आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपकी जो प्रोसेस है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड बन जाते हैं। ठीक है, आपका जो प्रोसेस है वो कंट्रोल वे में काम करने लगता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको कोई कंसर्न है या क्वेश्चन है तो आप मुझे ज्ञानभंवर@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।